नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की। लास्ट बहुत सारे लेक्चर में हमने इतने डिटेल में देखा कि यूरिन फॉर्म कैसे होता है और वो यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट कैसे होता है। उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा, जहां हमने ये देखा कि कैसे किडनी बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है। अब कुछ बेसिक पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस वंडरफुल से डायग्राम के बारे में। ओके, अब लास्ट फ्यू लेक्चर्स से कुछ एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 दैट वी आर सपोज्ड टू नो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट was 180 लीटर्स पर डे, यानी एक दिन में 180 लीटर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अब इस 180 लीटर्स में से सिर्फ 1.5 लीटर इज पास्ड एज यूरिन। अब ये 180 लीटर्स में से 1.5 लीटर हम लोग यूरिन के फॉर्म में पास कर देते हैं। रिमेनिंग 99% of the filtrate is reabsorbed. अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है 99% याद रखना बेटा। ओके, इसमें अगर एब्जॉर्प्शन हुआ विच इन्वॉल्व्स एनर्जी, ताकत खर्चा करके अगर एब्जॉर्प्शन हुआ, उसको हम बोलेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। Active absorption always takes place from higher concentration to lower concentration. अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है? सो यू हैव टू रिमेंबर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का। नेक्स्ट, पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है बेटा, and this takes place from lower concentration to higher concentration. Oh sorry, इसको उल्टा याद रखो बेटा। ओके, active absorption is from lower concentration to higher concentration and passive is from higher concentration to lower concentration. अच्छा, सर ने देख लिया, नहीं तो अभी तुम बोलते अरे गलत सिखाया सर ने। ओके, अब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा, एंड इसमें विच मटेरियल्स आर इन्वॉल्व? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये एमसीक्यू आता है, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का कैसा एब्जॉर्प्शन होगा? तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नाइट्रोजनस वेस्ट का कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है? तो पैसिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा, लास्टली एक पॉइंट ये याद रखो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन से मटेरियल का सिक्रीशन होगा? सो H प्लस आयोन्स, K प्लस आयोन्स एंड अमोनिया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते बेटा। डन? ओके, अब इस तरफ मैं तुमको छोटे छोटे पार्ट्स कराऊंगा बेटा, फिर धीरे धीरे हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इस पे भी कई बार शॉर्ट नोट आता है। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन। तो हम लोग को यूरिन पास जो करना होता है, वो पूरा प्रोसेस कैसे डिसाइड होता है हमारे बॉडी में, ये देखो। सो जब भी यूरिन जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, when urine gets collected in urinary bladder, so urinary bladder में खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, और ये मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को।
स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज आता है कि भाई ब्लैडर के जो मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन करो और स्पिंक्टर जो है उसका रिलैक्सेशन करो। अब ये तो वही बात हो गई, समझो ये यूरिनरी ब्लैडर है बेटा और ये यूरेथ्रा है और ये रिंग ऑफ मसल्स है जिसको स्पिंक्टर बोलते हैं। तो जब भी हम यूरिन पास करते हैं, यूरिन जमा हो चुका है ब्लैडर में, सो नर्वस सिस्टम से जब मैसेज आता है तो ब्लैडर के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो सारा यूरिन नीचे आएगा। पर यूरिन नीचे कब आ पाएगा? जब ये रिंग ऑफ मसल्स, ये रिंग है, ये रिंग ऑफ मसल्स ओपन होना चाहिए। सो स्पिंक्टर का है ना रिलैक्सेशन होता है, यानी स्पिंक्टर ओपन होता है और फिर फाइनली वी विल गो एंड पास यूरिन, जिसे हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ओके, सो ये बहुत ही आसान सी कहानी है। यहां यूरिनरी ब्लैडर में जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, जमा होता है, तो ब्लैडर धीरे धीरे स्ट्रेच होते जाता है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। अब ब्लैडर में जैसे 300 ml यूरिन जमा हो जाता है ना, ब्लैडर नसों के माध्यम से मैसेज भेज देता है नर्वस सिस्टम को। जैसे हम अपने दोस्त को कैसे व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, वैसे समझ लो ब्लैडर भी है ना व्हाट्सएप मैसेज कर देता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कि साहब मैं भर रहा हूं। तब क्या होता है ना, जब जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज मिलता है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे मैसेज मिलता है कि ब्लैडर भर रहा है, तो ब्रेन क्या करता है ना, आईज को मैसेज भेजता है कि जरा देख भाई कहीं परिस्थिति या माहौल जाने लायक है कि नहीं, हम जाके यूरिन पास कर सकते हैं कि नहीं। फिर आंखें इधर उधर टुकुर टुकुर देखती हैं, फिर ब्रेन को मैसेज भेजती है कि नहीं 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 नहीं, अवस्थी सर का लेक्चर चल रहा है, हम क्लासरूम में बैठे हैं, नहीं जा सकते, हम ऑफिस में अटके हैं, किसी काम में अटके हैं, नहीं जा सकते। तब जाके नर्वस सिस्टम दोबारा ब्लैडर को मैसेज भेज देता है सॉरी मुमकिन नहीं है। ब्लैडर भड़क जाता है, बोलता है क्या फालतूगिरी है इतना प्रेशर बर्दाश्त करने का। फिर ब्लैडर में और यूरिन जमा होता है, होता है, होता है, होता है। 700 to 800 ml तक ब्लैडर स्टोर कर सकता है, मैक्स टू मैक्स 1 लीटर तक। अब जब हद से ज्यादा यूरिन जमा हो जाता है, लेट्स से 800 ml यूरिन जमा हो गया, फिर ब्लैडर वापस से मैसेज भेजता है नर्वस सिस्टम को। अब क्या होता है ना, जब 300 ml यूरिन जमा हुआ था, जब पहला संदेश गया था, तब हमको यूरिन पास करने का एहसास था। एहसास जानता है ना बेटा, लेकिन अब एहसास नहीं होगा। अब ब्लैडर वार्निंग दे रहा है ब्रेन को कि मैं भर रहा हूं, पार्ट 2, दूसरी बार तुझे बता रहा हूं कि मैं भर रहा हूं। तो ब्रेन दोबारा आइज को मैसेज भेजता है, आइज देखते हैं, बोलते हैं नहीं अभी भी हम उस माहौल में अटके, समझो हम किसी मीटिंग में बिजी हैं, किसी लेक्चर में बिजी हैं। तो ब्रेन आइज को बोलता है जरा देखना कुछ हो सकता है। तो आइज है ना फिर टीचर की आंखों में देखता है कि मैं इससे पूछूं क्या कि सर मुझे यूरिन पास करने के लिए जाना है। फिर टीचर की आंखों में देखता है नहीं नहीं नहीं, आज ये बहुत भड़का हुआ है, खड़ूस टीचर है, दाढ़ी वाला है, अवस्थी सर है, डांट देगा। नहीं डांटेगा बेटा। ओके, फिर बाद में वापस से ना आइस ब्रेन को बता देता है कि मुमकिन नहीं है। तो ब्रेन वापस से ब्लैडर को मैसेज भेजता है सॉरी नहीं पॉसिबल। ब्लैडर फिर भड़क जाता है। अब ब्लैडर में जब हद से ज्यादा यूरिन जमा हो जाता है ना, लेट्स से यूरिन का क्वांटिटी 800-900 ml हो गया, तो ब्लैडर इतना फूल जाता है, उसके सारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। वो आजू बाजू के ऑर्गन्स को धक्का मारते हैं, आजू बाजू के फैट्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उसके साथ साथ इंटेस्टाइन्स को। अब आजू बाजू के ऑर्गन है ना ब्रेन को मैसेज भेजते हैं साहब साहब हमको बहुत दर्द हो रहा है। तो ब्रेन बोलता है तुमको क्या हो गया? बोलता है ब्लैडर बहुत एक्सपांड हो रहा है, ब्लैडर हमको बहुत धक्का मार रहा है। तो ब्रेन बोलता है ब्लैडर क्या कर रहा है? तो ब्लैडर भड़क जाता है साहब तुम बोलने का नहीं, तुमको 2 बार मैंने वार्निंग दिया कि मैं भर रहा हूं, मैं जबरदस्त भर रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आता है। अब ये आखिरी वार्निंग है, तीसरा वार्निंग, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो मैं इधर ही यूरिन पास करवा देगा। तब जाके ब्रेन फिर है ना हमारे टंग को मैसेज भेजता है। फिर हम टीचर से पूछता है टीचर टीचर कैन आई गो टू टॉयलेट, अगर हम क्लासरूम में फंसे हैं तो। अगर हम ऑफिस में हैं तो फिर जाके नर्वस सिस्टम हमारे लेग्स को मैसेज भेजता है, लेग्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम चल चल के जाते हैं वॉशरूम की तरफ। अब जब हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं तब जाके बॉडी के अलग अलग मसल्स को मैसेज भेजा जाता है ताकि हम अप्रोप्रिएट पोस्चर अज्यूम कर पाए।
उस पोस्चर के अनुसार फिर अंदरूनी तौर पे क्या होता है ना, ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होते हैं और तब जाके हम यूरिन पास करते हैं। और जैसे हम यूरिन पास करते हैं ब्लैडर खुश हो जाता है, नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है धन्यवाद। ये समझे बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ओके। सो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स में हम लोग ये सीखते हैं कि ये कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है। अभी नेक्स्ट तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑन कंपोजिशन ऑफ यूरिन। हमारे यूरिन में मेन जो वेस्ट है ना वो यूरिया है, बाकी आधे से ज्यादा पानी है और बचा कुचा वेस्ट होता है। और उसमें वेस्ट में एक मसल वेस्ट है जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन, और इस क्रिएटिनिन वाले वेस्ट के साथ साथ बहुत सारे ड्रग्स। सर हम लोग ड्रग्स नहीं लेते, ड्रग्स यानी वो चरस वाला ड्रग्स नहीं, यानी दवाइयां बेटा। ओके, बहुत सारी दवाइयां जो हमारे बॉडी में काम कर चुकी हैं फिर वो यूरिन के माध्यम से निकल जाती है बेटा। ओके, सो हमारे यूरिन में मोस्टली ये सब होता है। अच्छा, एक दिन में हम यूरिन पास करते हैं, द यूरिन आउटपुट इज 1 to 1.5 लीटर पर डे। सो एक दिन में 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक हम यूरिन पास करते हैं। नेक्स्ट, कलर, विच कलर? यूरिन का कलर इज पेल येलो। अब यूरिन का कलर पेल येलो क्यों है? क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम, और ये यूरोक्रोम जो केमिकल है ना, ये बिलीरुबिन नाम के केमिकल से बनता है। ओके, नेक्स्ट, यूरिन का पीएच कितना है? यूरिन का पीएच है 6.0। बिलीरुबिन के बारे में मैं थोड़ी देर पे आऊंगा और बहुत अच्छे से आऊंगा बेटा इसमें। ओके, लीवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिलीरुबिन से संबंधित जॉन्डिस पे भी हो आएंगे फिर। यूरिन का कलर होता है पेल येलो बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम जो कि बिलीरुबिन की वजह से है, और यूरिन का पीएच होता है 6, यानी हमारा यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। यूरिन को कुदरती तौर पे एसिडिक बनाया गया है क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया भी आता है सो एसिडिक माहौल की वजह से वो बैक्टीरिया ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज एसिडिक पीएच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डोंट सरवाइव। ओके, फाइन, देन मूविंग ऑन। अदर देन दिस रिमेंबर दैट कि हमारे यूरिन में द फाउल ओडर और यू कैन से द बैड स्मेल, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ यूरिया। और जो लोग अमोनोटेलिक होते हैं उनमें द स्मेल इज मोस्टली बिकॉज ऑफ अमोनिया। ओके, सो इसके वजह से पब्लिक वॉशरूम में बहुत ज्यादा स्मेल आती है। ओके, फाइन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान दे बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग ये याद रखेंगे किडनी का एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब यह है कि किडनी कौन से हार्मोन्स छोड़ता है। सो हार्मोन्स के मामले में पहला तो हमने ये देखा था, किडनी रेनिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। रेनिन क्या करता है ना, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 आगे चल के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल ग्लैंड से अल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलवाएगा, और इस अल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और इसके वजह से पीछे पीछे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये हमने हमारे जग्गा रास मैकेनिज्म में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। और इसके वजह से हमारा ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। सो ये पहला हार्मोन है। वैसे किडनी एक और हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का असली नाम है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। क्या सर आपने इतना बड़ा नाम लिख दिया, विटामिन डी ही अच्छा था। हाँ तो विटामिन डी याद रख बेटा, बट नीट में शायद तुझे पूछ लिया तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखना। 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी हमको धूप से मिलता है, सनलाइट की वजह से। अब धूप से नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि सन विटामिन डी का पैकेट बांट रहा है सबको, हाँ ले लो लपक ले खा ले विटामिन डी, ऐसा नहीं है। सो जब भी हम सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं ना तो स्किन के अंदर हमारे बहुत सारे स्टीरॉल कंपोनेंट यानी स्टीरॉइड कंपोनेंट ना विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं, और विटामिन डी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए रहता है, जो मेन केमिकल चाहिए रहता है, वो किडनी बनाता है। सो कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी का नाम है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। अब तुम सुबह के धूप में अगर, हाँ सुबह के धूप में घूमने का, दोपहर के कड़ी धूप में नहीं घूमने का, कड़ी धूप में घूमेगा काला हो जाएगा, फिर आके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा अवस्थी सर गलत सिखाया करके मेरे को काला कर दिया धूप में घुमा घुमा के। ओके सो यहाँ पे मेन बात ये याद रखो, सुबह के धूप में घूमना होता है। सुबह के धूप में अगर तुम घूम रहे हो तो आस पड़ोस के जैसे लोग होते हैं उनकी तो आदत ही होती है पंचायत करने की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो जब वो पंचायत करेंगे तुमसे पूछेंगे क्या कर रहे हो सुबह सुबह, विटामिन डी ले रहे हो, तो बोलो नहीं। होती है ना आदत पड़ोसी की, जो काम कर रहे हैं देख रहे हैं फिर भी पूछते हैं तुम खाना कर रहे हो, हाँ भाभी क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, नहीं कबड्डी खेल रहे हो। तुम घर से निकल रहे हो, हाँ बाहर जा रहे हो, नहीं घर में आ रहे हैं। ओके सो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, कोई तुमसे अगर बोले क्या कर रहे हो सुबह सुबह, विटामिन डी ले रहे हो, बोले विटामिन डी नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। पूरा बायो बोलने का, फिर वो तुरंत बोलेगा ये बायो वाला नहीं है, ये जरूर योयो बायो वाला है। ओके फाइन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अपना सब्जेक्ट बहुत अमेजिंग। और हाँ बच्चों, तुम क्या लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, जरा अपने दोस्तों को बताओ कि योयो बायो वाले हैं हम। ओके और हमारा अलग ही नजरिया है। इतना मेहनत कर रहा है तुम्हारा अवस्थी सर और तुम अपने दोस्तों से शेयर नहीं करते हो, बुरी बात है। 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, इतना याद रखना है तुमको, ठीक है। दैट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब इसकी अगर कमी हो जाएगी ना तो तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसको बोलेंगे ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल यानी जो आसानी से टूट जाता है। सर मेरा दिल भी आसानी से टूट, चुप रहे, इमोशनल लेक्चर नहीं चालू है, हिंदी पिक्चर है क्या, बायोलॉजी क्लास है। ब्रिटल यानी इजीली ब्रेकेबल। ओके हड्डियां आसानी से टूट जाएंगी क्योंकि हड्डियों में विटामिन डी नहीं होगा। विटामिन डी क्यों चाहिए रहता है, बिकॉज विटामिन डी इज नेसेसरी, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर एब्सॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम अवर डाइट। सोच अगर विटामिन डी नहीं होगा ना तो तू कितना भी कैल्शियम टैबलेट खा ले, वो कैल्शियम टैबलेट तेरे इंटेस्टाइन में रहेगा, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से स्टूल्स से निकल जाएगा। सो जब तक तेरे इंटेस्टाइन में कैल्शियम है तो कैल्शियम को इंटेस्टाइन से खींच के ब्लड को देने का काम विटामिन डी का है। तो अगर विटामिन डी नहीं है तो तेरा कैल्शियम तेरे शरीर को नहीं लगेगा, वो कैल्शियम स्टूल्स में बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वास्तविक तौर पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है, बट उनको जनरल आधा बायो आता है ना, तो वो क्या करते हैं खुद ही जाके मेडिकल स्टोर पे बोलते हैं भैया कैल्शियम का टैबलेट देना। वो कैल्शियम टैबलेट देता है, कैल्शियम खा रहा है, फिर भी तकलीफ में आराम नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास आता है। ऐसा एक पेशेंट था, फिर आया हमारे पास, फिर हमको बोलता है कि डॉक्टर हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, शायद थोड़ी कमी होगी। हाँ मुझे मालूम है डॉक्टर, कैल्शियम की कमी है, मैं 3 महीने से दवाई खा रहा हूँ। मैं बोला वाह ग्रेट, आजकल के पेशेंट भी बहुत अमेजिंग होते हैं, अपना डायग्नोसिस खुद ही कर लेते हैं। कुछ आधुनिक पेशेंट तो ऐसे होते हैं, आते हैं एक्सरे लेके आएंगे, चेस्ट एक्सरे,
डॉक्टर ये चेस्ट एक्सरे देखो, इस तरफ दाग लग रहा है आपको, मेरे को लगता है निमोनिया है, अमेजिंग। फिर मेरे को उसको बोलना पड़ता है भैया आपने एक्सरे उल्टा पकड़ा है ओके, और ये एक्सरे कराने कौन बोला, तो बोलते मैंने खुद ही कराया। फिर उनको बताना पड़ता है वो दाग नहीं है, ओके, वो हार्ट का शैडो है, ऐसा होता है। सो यहाँ पे हमको ना कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आधा नॉलेज जहरीला होता है, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी आर सपोज टू नो दैट कि अब ये पेशेंट जो 3 महीने से कैल्शियम पे कैल्शियम खा रहा है, इसका कहाँ गया सारा कैल्शियम, इतना महंगा दवा है ये जो मेडिकल स्टोर से ले रहा है, ये सब स्टूल्स में पास कर दिया। जस्ट इमेजिन, जब तक शरीर में विटामिन डी नहीं रहेगा तब तक कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। अब मैं तुमको ले चलता हूं साउथ अमेरिका। वाह अवस्थी सर, आप हमको साउथ अमेरिका घुमाओगे? हाँ बिल्कुल, साउथ अमेरिका चलते बेटा, सब लोग साथ आइएगा। बट हाँ, भाड़ा तू देगा, अपना खर्चा खुद उठाने का। दोस्ती पक्की पर खर्चा अपना अपना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। नाउ साउथ अमेरिका की कहानी है। साउथ अमेरिका में ना जो चमगादड़ होता है, वैम्पायर, जिसको हम बैट्स बोलते हैं, ओके राइट। अब वहां पे जो चमगादड़ है ना, उसका प्रॉब्लम देखो क्या है। एक तो भाई ये रात का प्राणी है, इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल, मोर एक्टिव एट नाइट टाइम। हमको मालूम ना चमगादड़ रात में उड़ते रहते हैं, दिन में गायब, छुप जाएगा एकदम, सुबह की रोशनी उससे बर्दाश्त नहीं होती, नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर है, लाइफ लॉन्ग ड्यूटी पर है। दूसरा ये होते हैं सैंग्वीवर्स। सैंग्वीवर्स यानी खून चूसने वाला, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे वर्ड्स सीखा करो बच्चों, कैसा होता है ना, एक तो नीट में पूछ सकते हैं, दूसरा डे टू डे लाइफ में भी काम आता है। जैसे हम हिंदी मराठी में पढ़ते थे ना स्कूल लेवल में, वाक्यों में प्रयोग करो। सैंग्वीवर्स, अत्याचार ग्रस्त पति अपनी पत्नी को अगर बोले कि भाई तू मेरे को तकलीफ दे रही है, तो कितना झगड़ा होगा। वही जगह अगर उसने यो यो बायो पढ़ा है तो उसको बोले अरे डार्लिंग यू आर सैंग्वीवर्स, उसको भी लगेगा कि कुछ अच्छा बोला, बोलेगी थैंक यू। गेटिंग इट? खाली याद रखना वो गूगल ना कर पाए बेटा, नहीं तो फिर तू तो गया। ओके ये नाइट का प्राणी है, ये खून चूसता है। अच्छा ये इतना खून चूसता है ना कि ये खून चूस चूस के the quantity of blood that it sucks is more than half of its body weight। समझो इसके शरीर का वजन है 10 ग्राम। अब 10 ग्राम का आधा कितना हुआ? 5 ग्राम। 5 ग्राम से ज्यादा यानी कम से कम 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम तो ये खून ही चूस लेता है। यानी जितना शरीर का वजन है आधे से ज्यादा वजन का खून का कंटेंट ये अपने अंदर ले लेता है, इतना खून चूसता है। अब इसके वजह से इसका बॉडी कैसा हो जाएगा? हेवी। अगर इसका बॉडी हेवी हो जाएगा तो ये उड़ नहीं पाएगा। अब देखो ये कैसे फंस रहा है अपने मैकेनिज्म में, इतना भारी शरीर लेके कैसे उड़ेगा बेटा। अब इसलिए कुदरत ने देखो इसको क्या मैकेनिज्म दिया, इसलिए फिर इसका किडनी क्या करता है ना, इसका किडनी बहुत सारा यूरिन को एक्सक्रीट करता है, अप टू 24% ऑफ बॉडी वेट। जितना इसका शरीर का वजन है उसका 24% फ्लूइड्स इसका किडनी निकाल देता है बॉडी से बाहर। देखो ना, हम लोग का वजन अगर समझो फॉर एग्जांपल 70 किलो है, 70 kg, हम लोग दिन का 1 लीटर यूरिन पास करते हैं। वो 1 लीटर यूरिन अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% बॉडी वेट है। शरीर का जितना भी वजन है ना उसका 1 to 2% हम लोग यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं, पर ये 24% ऑफ द बॉडी वेट का यूरिन बाहर निकाल देता है ताकि शरीर हल्का हो सके। अब इतना अगर पानी गया शरीर से, करेक्ट, तो ये पानी तो नहीं पी पाएगा। अब ये पानी नहीं पी पाएगा सुबह के टाइम पे, इट कैन नॉट ड्रिंक वाटर
ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि नॉक्टर्नल है तो पानी तो नहीं पी पाएगा। दूसरा, इतना खून चूसता है, उसका जो डाइट है उसमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है, सो ये प्रोटीन रिच डाइट में, और अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा रहेगा तो अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा है। अमीनो एसिड्स, एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स लीवर में कन्वर्ट होते हैं अमोनिया में, फिर इस प्रोसेस को डीएमिनेशन बोलते हैं। इसी अमोनिया का ऑर्निथिन साइकिल होता है और बनता है यूरिया, और इनोसिनिक एसिड पाथवे हुआ तो बनेगा यूरिक एसिड। ये हमने एक्सक्रीशन के शुरुआत में देखा है, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म सिखाया था अवस्थी सर ने तुझे बड़े प्यार से, ठीक है। अब इतना प्रोटीन रहेगा, यानी इतना अमीनो एसिड्स है, तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा इसके बॉडी में। अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट को वो डाइल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अब पानी तो बचा ही नहीं भाई, आधे से ज्यादा पानी तो फेंक दिया। फिर अब इसके पास क्या चॉइस बचता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को डाइल्यूट करने के बदले ये अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है, यानी कम पानी में ज्यादा से ज्यादा कचरा घोल के उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। सो ये है कहानी साउथ अमेरिका के वैम्पायर की। स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। चलो अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। अपने बेटा आज का मेन टॉपिक है, मैं यहां लिख देता हूं आज का मेन टॉपिक, एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ओके, और यू कैन से अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखा कि द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाज किडनी। एक्सक्रीशन बोले तो किडनी का डिपार्टमेंट, बट किडनी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अब ये ऑर्गन्स कौन से हैं? सो नंबर 1 स्किन। अब समझो फॉर एग्जाम्पल हमारे दोस्त का स्किन है, हमने उसको खड़ा खड़ा कट किया, दोस्त का स्किन बाहर निकालने से पहले परमिशन ले लेने का। देखो बेटा कैसा होता है ना, हमको बायोलॉजी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं, उसमें अगर हम लोग खुद का बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे तो नुकसान होगा, दर्द होगा हमको, तो दोस्त कब काम आएगा? तो दोस्त का स्किन निकालने का, बट कैसा ना परमिशन ले लेने का। बिकॉज कैसा है, बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, तमीज वाले होते हैं। तो दोस्त से बोलेगा आई नीड योर स्किन, तो बोलेगा नहीं दूंगा, तो बोलेगा यार दोस्ती की है, निभाना तो पड़ेगा। तो यहां से उसका स्किन निकालो, जैसा आलू नहीं छीलते वैसे पूरा छील लो उसका स्किन निकाल। दिख रहा बेटा, देखो ये स्किन निकाल लिया। अब इस स्किन को अगर हम खड़ा खड़ा कट करें, ओपन कर दे, यानी आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, डायग्राम कैसा है देखो, इस डायग्राम को टेक्स्ट बुक कहता है दिस इज एलएस ऑफ स्किन, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्किन। अब समझो मैंने मेरा हाथ यूं रखा है, अब मेरे हाथों पे बाल है, ठीक है, सो ये सारे बाल दिखाए मैंने। अब ये स्किन है, उसमें से बाल निकल रहा है, बट उस स्किन के अंदर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये पूरा स्किन है तो मैं उसको खड़ा खड़ा कट किया, हटा दिया। अब ये जो कट वाला सरफेस है ना, उसको तू देख रहा है, ताकि देखो पता चलेगा बाल कहां से निकल रहा है अंदरूनी तौर पे। ये समझा बेटा? अब स्किन का जब हम कट सेक्शन करते हैं ना, तो हमको ये नजर आता है कि स्किन का जो अपर लेयर है, अपर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसको बोल रहे हैं डर्मिस। एपी मींस अबव, डर्मिस के ऊपर, इसलिए उसका नाम एपिडर्मिस। डर्मिस, डर्मैट वर्ड किधर भी आएगा ना, उसका मतलब होता है स्किन। हालांकि हमारे देश में बहुत आसान भाषा में, थोड़े लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो गया, ऑर्थोपेडिक यानी बोन स्पेशलिस्ट, तो हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, हड्डी का डॉक्टर है। वैसे स्किन स्पेशलिस्ट आसान भाषा में क्या बोलता है, चमड़ी का डॉक्टर है ना। हाउ बैड इट साउंड्स, चमड़ी का डॉक्टर है, वेरी बैड। सो
स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर कॉल्ड एज डर्मेटोलॉजिस्ट। अब किसी भी डॉक्टर के नेम प्लेट पे देखा ना डर्मेटोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंड स्किन स्पेशलिस्ट, क्यों? क्योंकि डर्मेटो, डर्मी, डर्मिस का मीनिंग इज स्किन। टीवी चालू करते हैं सीधा पाउडर आता है गर्मी में डर्मी कूल, हम सोचते हैं कि क्या नाम रखा है डर्मी कूल। हाँ, तुम्हारे डर्मिस को कूल कर देगा, स्किन को कूल कर देगा, इसलिए शायद वो कंपनी ने नाम रखा है डर्मी कूल। सो डर्मिस का मतलब होता है स्किन, डर्मिस, डर्मा, डर्मैट मींस स्किन। ये समझा बेटा? ओके। एपिडर्मिस स्किन का ऊपर वाला लेयर है, डर्मिस नीचे वाला लेयर है। इसके नीचे जो पीला पीला हिस्सा है ना, पूरा पीला पीला, पूरे शरीर में पीला पीला एक ही चीज होता है, फैट्स। इसको हम बोलेंगे सब क्यूटेनियस दिस इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस फैट्स। अब सुन मेरी बात ध्यान से, सबक्यूटेनियस, इसको हिंदी से मत तोड़ना। सब यानी हम सब, क्यूट यानी क्यूट, सब लोग अगर क्यूट है दैट इज सबक्यूटेनियस। ना 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 ना, सब मींस बिलो, और क्यूटेनियस का मतलब भी होता है स्किन, स्किन के नीचे। सब वर्ड किधर भी आएगा ना, सब का मतलब होता है बिलो। जैसे इंस्पेक्टर इज अ पोस्ट, इंस्पेक्टर के नीचे, हाँ सर मालूम है, हवलदार, चुप रहे, हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर के नीचे होता है सब इंस्पेक्टर। ध्यान किधर है तेरा, टॉपिक से जुड़े रहे। ओके, वैसे एक रास्ता जा रहा है उसको बोलते हैं वे, उसके नीचे से रास्ता गया तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या बोलोगे। और हाँ यार, अपने दोस्तों को भी बताओ, दैट वी आर लर्निंग। यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो, ठीक है। सो सब का मतलब होता है बिलो। सो स्किन के नीचे जो फैट्स है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट्स। इस फैट्स की वजह से क्या होता है, बहुत फायदे होते हैं। नंबर 1, ये सबक्यूटेनियस फैट्स जिसका जितना ज्यादा होता है ना मोटे लोगों में, उतना उनको मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन मिलता है। तुम्हारा दोस्त मोटा है, स्किन के नीचे भी बहुत फैट्स है, बॉडी में भी बहुत फैट्स है, चेस्ट में, वेस्ट में, एडिपोज टिश्यू बहुत सारा है। तुम उसको एक पंच मारता पेट में, जैसे ही तुम पंच मारा पेट में हाथ गया, बूम, बाहर आ गया फिर भाग गया ना वो, फिर उसका चांस, वो मारेगा तेरे को, तू उड़ जाएगा बेटा। ओके, सो सबक्यूटेनियस फैट्स क्या करता है, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, जितनी भी इंजरी अंदर की तरफ आती है उसको रोक लेता है। दूसरा सबसे जरूरी काम, ये शरीर की गर्माहट को बाहर जाने नहीं देता, ये इंसुलेटर का काम करता है। अब इंसुलेटर क्या होता है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल एक बिजली की तार है, उसमें हम लोग देखते हैं अक्सर प्लास्टिक ढका होता है। ये प्लास्टिक जो है ना, जो या जो भी कोटिंग होता है, ओके, ये क्या करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है। तो ये कोटेड वायर को मैं पकड़ूंगा तो कुछ नहीं होगा, और बिना कवरिंग के बिजली के तार को अगर मैंने पकड़ लिया तो क्या होगा बेटा, मैं नाचने लगूंगा। अब मेरे को नाचता हुआ देख के तू हंस रहा है, तो मैंने तेरे को भी पकड़ लिया, तू भी नाच रहा है, तूने तेरे दोस्त को पकड़ लिया, सब नाच रहे हैं। ओके, सो इंसुलेटर क्या होता है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वैसे फैट जो है ना इंसुलेटर का काम करता है। शरीर के अंदर जितना भी हीट है ना, कोर बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये समझो बेटा। आगे अब इसमें और क्या क्या नेमिंग दिख रहा है, स्किन के अंदर और क्या क्या होता है बेटा। सो ये तो बड़ा आसान है, ये तो कोई भी बोल लेगा, सर ये बाल है। नेक्स्ट, अब स्किन के अंदर 2 मेन ग्लैंड होता है। देखो ये वाला जो कॉइल्ड है ना, आपस में जो कॉइल्ड है और ट्यूब जैसा है, ओके, ऊपर की तरफ आया और यहां ओपन हुआ, इस ग्लैंड को हम बोलेंगे स्वेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, स्वेट ग्लैंड। सुन मेरी बात ध्यान से, बहुत मजेदार टॉपिक है। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम है सुडोरिफेरस ग्लैंड। सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। अब इधर ही हेयर का जो फॉलिकल है नीचे की तरफ, यहां भी एक ग्लैंड बैठा हुआ है, इसका नाम है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड। अब ये जो बाल की जो जड़ है, वहां बाजू में देखो लाल वाला पट्टा है, ये एक मसल है। इस मसल का नाम है इरेक्टर पिलाय मसल। इरेक्टर पिलाय मसल, अरे क्या मसल है, क्या शरीर बनाया कुदरत ने, तुमसे क्या बताऊं बेटा। अवस्थी सर प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ना मेडिकल लेक्चर्स बनाएंगे,
फर्स्ट ईयर MBBS आयुर्वेदा होम्योपैथी फिजियोथेरेपी। और वो लेक्चर्स जो होंगे ना बच्चों, वो मैं ये साधारण हिंदी में नहीं बनाऊंगा। 11वीं 12वीं के लिए जो हमारे भारत देश के जो बच्चे हैं, ओके, उनके लिए अवस्थी सर लोकल स्टाइल में सिखा रहा है। बट दोज लेक्चर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अहेड ओनली इन टोटली प्रोफेशनल एस्पेक्ट। एंड बेटा अगर इफ इन केस इफ यू कंटिन्यू टू सपोर्ट, देन आई प्रॉमिस दैट इफ आई गेट टाइम, ओके, आई ट्राई टू गिव द बेस्ट ऑफ द मेडिकल कंटेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, and your Avasthi sir will make the entire country proud that there is an individual representing India on international platform, so that all across the globe probably people will come to know that there is a person in India who is very much passionate about medical field, and his passion is very well reflected through his lectures, and those will be totally professional lectures only in English, so that those Gora people sitting outside there, even they will understand that India में भी दम है. So you continue spreading this message to your friends. Okay, ask them to subscribe to this channel. मैं कहा ना तुमसे, क्या तुम अवस्थी सर इतना मेहनत कर रहे, तुम यार हेल्प नहीं कर रहे हो अपने अवस्थी सर को. ओके, बट यस, मजाक अपनी जगह पे, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट बेटा, वी लुक अप टू दैट, सो दैट तू दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा ना, यू गेट कनेक्टेड टू मी, यू स्टिक टू दिस चैनल एंड यू शेयर योर फीडबैक बेटा. ओके, अब देखिए क्या अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. तुझे मालूम है इरेक्टर पिलाई मसल क्या होता है? इरेक्टर पिलाई मसल ना, ये ऐसा है, ये देखिए, ये स्किन है, ठीक है, ये बाल है और ये हेयर फॉलिकल है, समझिए. अब इधर ये मसल है इरेक्टर पिलाई, ऐसा जुड़ा है पिलाई. अब ये मसल का ना जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये मसल ऊपर की तरफ को जाएगा. ऊपर की तरफ को जाएगा तो हेयर फॉलिकल यहां को मूव करेगा, हेयर फॉलिकल यहां को मूव करता है तो हेयर यहां को मूव करेगा. ये मसल ने कॉन्ट्रैक्शन मार दिया. सो इरेक्टर पिलाई जब कॉन्ट्रैक्शन मारता है, उसका नाम ही रखा है इरेक्टर पिलाई. पिलाई मतलब हेयर, तो उसके वजह से हेयर इरेक्ट हो जाता है, हेयर इरेक्ट हो रहा है. एक मिनट बच्चों, सो हेयर इरेक्ट हो जाएगा. एक बात और बता दूं, ये सारे लेक्चर्स ना अवस्थी सर अपने घर में ही बना रहा है. शायद बैकग्राउंड में शोर शराबा होते रहे, घंटियां बजते रहे, इडली वाला आता रहे, वॉचमैन आता रहे, बट तुम अवस्थी सर को सपोर्ट करते रहो. आई विल ट्राई टू कीप इट एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल. प्यार अफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारा. ओके फाइन. अब इसकी वजह से हेयर इरेक्ट हो जाता है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाइलो इरेक्शन. ये क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है मालूम है? पाइलो का मतलब है इरेक्शन, यानी इरेक्ट हो गया. अच्छा, इसको हम हिंदी के मुहावरे के हिसाब से बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना. क्या कमाल की बात. बड़े आसानी से हम ये मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं जहां हमको सिखाया जाता है. उसका गाना सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसका दर्द सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए. अब होता क्या है ना मालूम, इमोशंस की वजह से, इमोशंस के वजह से, या तो जब हमको ठंड लगती है, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से ना नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है. जैसे हर न्यूरॉन किसी ना किसी मसल्स को स्टिमुलेट करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, वैसे नर्वस सिस्टम से जब मैसेज आता है ना, इरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है. इरेक्टर पिलाई मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, उसके वजह से पाइलो इरेक्शन होता है, यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हम अलग अलग रियलिटी शोज में देखते हैं, ऐसे गाने का शो चल रहा है, डांस का शो चल रहा है, जज उधर बैठे बैठे बोलता है वाह तुम्हारा एक्ट देख के मेरे क्या रोंगटे खड़े हो गए. नहीं, हम अब योयो बायो वाले, तो हम बोलेंगे तुम्हारा एक्ट देख के मुझे पाइलो इरेक्शन हो गया, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय मसल कॉल्ड इरेक्टर पिलाई मसल्स व्हिच इज इनर्वेटेड बाय द नर्वस सिस्टम. लोग पूरा शो छोड़ के भाग जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये आम आदमी नहीं है, ये आम बायो वाला नहीं है, ये योयो बायो वाला है. ओके फाइन. सो ये है कॉन्सेप्ट रोंगटे खड़े हो जाने का. ये होता है इस छोटे से मसल जिसका नाम है इरेक्टर पिलाई की वजह से. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्किन में और क्या क्या है. स्किन के अंदर तो बहुत कुछ है. यहां जितना भी देखो रेड रेड पार्ट दिख रहा है ना, ओके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिजेंबल करता है, वो आर्टरी का सबसे फाइनेस्ट डिवीजन है. और जितना भी ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिजेंबल करता है, और वो वेन्स का फाइनेस्ट डिवीजन है. ओके, और इनके ही नेटवर्किंग को कैपिलरीज बोलते हैं. बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं स्किन के अंदर. अच्छा, इसके अलावा हम लोग और क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ जो बाल की जो जड़ है उसका भी नेमिंग बनता है बेटा. नीचे की तरफ उसको हम बोलेंगे हेयर फॉलिकल. दैट इज कॉल्ड एज हेयर फॉलिकल.
ओके। स्वेट ग्लैंड जिस खड्डे में ओपन होता है उसको हम बोलेंगे स्वेट पोर। स्वेट पोर बेटा, तो ये जो खड्डा है दिस इज कॉल्ड एज स्वेट पोर। नेक्स्ट, स्किन के ऊपर जो एपिथेलियम हम लोग देख रहे हैं, ओके, स्किन के ऊपर हमको मिलेगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड epithelium is made up of multiple different layers। इसलिए हमारे अलग अलग बॉडी की स्किन का थिकनेस अलग अलग है। देखो शरीर को कुदरत ने कितना कमाल का बनाया। इफ यू फील द स्किन ऑफ बैक ऑफ योर हैंड, ये स्किन को फील करो, कैसा फील होता है, एकदम पतला पतला। ये पाम को फील करो, कैसा है, मोटा मोटा। सो यहाँ पे मे बी लेयर थिन है, इतने ज्यादा सबक्यूटेनियस फैट्स नहीं है, पर यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट्स ज्यादा है और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम काफी ज्यादा थिक है। यहाँ पे क्यों बनाया ऐसा कुदरत ने? दिमाग लगा ना, जब हमारे पूर्वज से हम विकसित हो रहे थे ना, हमारा पूर्वज कौन था? दोस मंकीज, एप्स, माकड़ा, राइट। मंकीज कैसे चलते थे? ऐसे चार पैर पे चलते थे। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, हम खड़े हो गए, हम दो पैर पे चलने लगे, तो हमारे हैंड्स फ्री हो गए। अब जब भी हम गिरते हैं तो हम तुरंत ऐसे रोकते हैं ना। अब ऐसे रोकोगे तो यहाँ ज्यादा सबक्यूटेनियस फैट्स होना चाहिए, यहाँ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ज्यादा मोटा होना चाहिए, इसलिए कुदरत ने यहाँ की चमड़ी ज्यादा मोटी दी है, यहाँ की पतली दी है। तू गिरता है, कभी ऐसे गिरता है क्या? गिर के देख, ऐसे मजा आ जाएगा, तुझे पता चलेगा। उसी जगह पे अगर हम बात करें स्किन ऑफ द सोल, पैरों में नीचे, पैर के नीचे सोल, सब सोल मेरे को मालूम है। सोल ये सोल का बात नहीं कर रहा है, ये सोल आत्मा होता है बेटा, ये सोल का बात कर रहा है। पैर का जो तलवा होता है ना, नीचे का हिस्सा, उसको सोल बोलते हैं। ये सोल आत्मा होता है, आत्मा का बात नहीं कर रहे हैं, तो वैसे भी लोग फिर बोलने लगेंगे दाढ़ी वाला बाबा है, तांत्रिक है, तंत्र विद्या सिखा रहा अपने यो चैनल पर। तंत्र विद्या नहीं सिखा रहा है, बायो की विद्या सिखा रहा है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सोल, स्किन ऑफ द सोल सबसे मोटा होता है। क्यों? बिकॉज इट इज वेट बेयरिंग स्किन, पूरे शरीर का वजन उस पर आ रहा है ना। क्या सोच के बनाया कुदरत ने, अमेजिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो यहां हमको मिलेगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सो वेल बच्चों, ये स्किन का मेन नेमिंग हो गया और यहाँ हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम बहुत अमेजिंग लग रहा है। इसको ड्रॉ कैसे करोगे? बहुत सिंपल स्टेप्स बताता हूँ। ओके, तुम पहले यहाँ बॉक्स बना लो। अब प्रॉपर लाइन से बॉक्स नहीं बनाना है, देख टेढ़ा मेढ़ा लाइन है। क्यों? कुदरत ने जब हमारा शरीर बनाया तो ज्योमेट्री के हिसाब से स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया। सो ब्लड वेसल्स ये सब ना थोड़े वेव ही जाते हैं। ओके, ऐसा बॉक्स बना लो, फिर क्यूब बना दो, उसको क्यूब, फिर ना ऊपर का एक लेयर ऐसे डिवाइड कर लो 1, फिर वेव बनाओ 2, और नीचे फिर येलो फैटी वाला गोल 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 3, ऐसे लेयर बना दो। अब यहां से बाल निकालो, ऐसे एक बाल है ना नीचे जड़ से निकालो ऐसे। उसके बाजू में सेबेशियस ग्लैंड ऐसा कर्ली कर्ली बना दो और एक पट्टी जोड़ दो यहाँ पे, दैट इज इरेक्टर पिलाई मसल्स। अब जो स्वेट ग्लैंड है ना, उसको फोल्ड फोल्ड करके दिखाओ। फोल्ड कैसे दिखाने का? ये पाइप आया, एकदम इजी, देख, ये पाइप आया, ये फोल्ड दिखा, ये फोल्ड दिखाओ, ये फोल्ड दिखाओ, ऐसे। यानी लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाते जाओ, फोल्ड जैसा लुक आ जाएगा उसका। समझ रहा है ना तू? बायो से प्यार करते हो तो प्यार दिखना चाहिए ना, कि प्यार कितना सुंदर होता है बेटा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, आकर्षित होता है, आकर्षित करता है ना। सब्जेक्ट हमेशा आकर्षित करता है, बट उस आकर्षण को समझने के लिए वैसा इंटरेस्ट चाहिए बेटा। इसलिए मेडिकल, हाँ, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट आई एम गोइंग टू कम आउट विद मेडिकल लेक्चर्स in future when I get time, and I need lots and lots of support from you students, so that तुम अगर आगे MBBS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्मेसी, किसी भी लाइन में जाओ ना, तो है तुम्हारा अवस्थी सर, है उधर, है, सिखा रहा है, मचा रहा है, यो बायो फैल रहा है बेटा। ओके, अब here what you need to understand is कि एक कर्लिंग दिखा लो, this is nothing but sweat gland। sweat gland का दूसरा नाम सुडोरिफेरस ग्लैंड। आज के बाद अगर तुझे हद से ज्यादा पसीना निकला और तेरा पसीना वाला हाथ तेरे दोस्त को लग गया, तेरा दोस्त एकदम ज्यादा होशियारी कर रहा है, बोल रहा है, ये शी, ये क्या तेरा पसीना मेरे को लगा? This is not पसीना, this is my secretion from sudoriferous glands। दोस्त को भी लगना चाहिए, हाँ अच्छा मस्त लगा रे, और लगा। ओके फाइन, चलो अब आगे बात करते हैं। स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि स्किन के पास दो ग्लैंड्स हैं। पहला है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स का दूसरा नाम है सुडोरिफेरस ग्लैंड्स। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स कैसे होते हैं? ये सिंपल ग्लैंड है
और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसको मैं बोलूंगा सिंपल अनब्रांच। और ट्यूब जैसे है बेटा, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्यूबुलर। सिंपल अनब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं बेटा, इसमें से स्वेट निकलता है। स्वेट का कंपोजिशन क्या है? हमारे पसीने में क्या क्या होता है? हमारे पसीने में होता है पानी, हमारे पसीने में होता है नमक। हाँ सर, पसीने में नमक होता है, पसीना खारा होता है। चखा है ना तू पसीना? चखने का नहीं, बुरी बात। सर क्या करेगा, फेस से आया एक बार लिप्स पे आ गया था, चख लिया मैंने। हाँ ठीक है, एवरीबडी नोज दैट पसीना खारा होता है। कभी ना कभी किसी ने चखा होगा, शायद नहीं भी चखा होगा। नहीं चखा है तो मत चखना, याद रखना। वाटर है, NaCl है, एसिड भी होता है उसमें, लैक्टिक एसिड, कचरा भी होता है, यूरिया। अब दो और अमेजिंग टॉपिक, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ना वही एसिड है जो हमारे मसल्स में बनता है जब हमारे मसल्स थक जाते हैं। दिन भर काम किया, समझो खड़ा हूं खड़ा हूं खड़ा हूं, अब पैर दुखने लगा। पैर क्यों दुख रहा है? क्योंकि पैर के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। टीचर ने पनिशमेंट दे दिया, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। खड़े हो गए हाथ ऊपर करके, अब 1 घंटे तक हाथ ऊपर करके खड़ा है, अब हाथ दुखने लगा। जैसे टीचर पलटी मारता है, तू हाथ पोज मारता है, हाथ नीचे कर ले रहा है, इधर उधर देखता है। फिर जैसे टीचर देख रहा है, वापस हाथ खड़े कर लेता है। क्यों? हाथ दुख रहा है ना। क्यों दुख रहा है? क्योंकि मसल्स थक चुके हैं। जब भी मसल्स फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं ना, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड तैयार होता है। दोस्तों स्टूडेंट्स यहां याद रखना, लैक्टिक एसिड ही वो केमिकल है जिसकी वजह से हमारे मसल्स थक जाते हैं। एग्जाम में लिख लिख के जब तेरी उंगली के मसल्स थक जाते हैं ना, लास्ट 5 मिनट पेपर का तू लिख रहा तेरे को बहुत सारे सेंटेंस लिखना है, पर मसल्स एक ही वर्ड लिखता है। एंड तू बोला अरे क्या कर रहा है यार, मेरे को पूरा वाक्य लिखना है, तू इतना स्लो लिख रहा है। तो मसल्स बोलता है प्लीज हेलो, थक गया मैं, लैक्टिक एसिड बना है। बोला था खाना खा के आने का, बराबर नाश्ता करने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ब्रीदिंग सब सही होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, तो मैं थकेगा नहीं। सो उस लैक्टिक एसिड को भी पसीना बाहर फेंक देता है। यूरिया को भी बाहर फेंका जाता है थ्रू स्वेट, इतना याद रखना है। अब स्वेट का फंक्शन क्या है? स्वेट हमारे बॉडी में थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। थर्मो यानी टेम्परेचर, रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। इसीलिए स्वेटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केसेस ऑफ पायरेक्सिया। हाँ सर, पायरेक्सिया क्या है? पायरेक्सिया मतलब फीवर, पायरेक्सिया मतलब फीवर। अब यहां पे याद रखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है। अब दोनों में से कोई भी एक स्केल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये अलग अलग मेजर करने के तरीके हैं। जैसे तू रास्ता मापता है तो तू मीटर में भी माप सकता है, तू किलोमीटर में भी माप सकता है बेटा। उसी तरह से यू हैव टू रिमेंबर दैट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। अगर डॉक्टर डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहा है तो 98.6 नॉर्मल होता है। अब जब भी हमको बुखार आता है, बुखार को बोलने का पायरेक्सिया। ये है बायो का नया वर्ड। आज के बाद ए मेरे को बुखार आया, ए मला ताप आला, ए आई हैव गॉट फीवर, ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का नहीं। अब तू हो गया यो बायो वाला, तो तू बोलेगा आई हैव गॉट पायरेक्सिया। अब तू क्लासरूम में बैठा है, तुझे लेक्चर से निकलना है, तो कैसे तुम बच्चे बहाने तो करते ही हो, टीचर मेरा सिर दुख रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। टीचर बोलता है चल लेक्चर बैठ, नाटक मत कर। टीचर मेरे को बुखार है, कहाँ बुखार है? बुखार समझता है ना टीचर को, टीचर चेक करता है किधर बुखार है, उल्टा तेरा शरीर तो ठंडा है, मेरा शरीर गर्म है, मेरे को बुखार है, चल लेक्चर बैठ। और तू बैठा है लेक्चर में, हाँ तू यो बायो वाला हो गया, जाने का टीचर आई हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यस, क्या हुआ बेटा? टीचर आई हैव पायरेक्सिया। हो वेरी सीवियर, तुम जाओ घर जाओ। समझेगा ही नहीं, नया वर्ड है, फैंसी वर्ड है। ओके एनीवे, मजाक अपनी जगह, पर तुम इसको ऐसे याद रखना, पायरेक्सिया यानी फीवर। अब जब भी हमको बुखार आता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेटिंग होता है। और जब भी बुखार में स्वेट आता है हमको बहुत अच्छा लगता है। बुखार का भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री मारते हैं ना, सो हमारे WBC उन बैक्टीरिया से लड़ते हैं। पर WBC जब उन बैक्टीरिया से लड़ते हैं ना, कई बार हमारा WBC जीत नहीं पाता है, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ना टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? जानबूझ के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है।
अब बॉडी का टेम्परेचर जब जानबूझ के बढ़ा देते हैं ना, तो जो बैक्टीरिया डिवाइड होके कुछ टाइम में 5000 बैक्टीरिया बनने वाला था ना, तो वो उतना तेजी से डिवाइड नहीं हो पाएगा। बैक्टीरिया को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है हाई टेम्परेचर में। पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करते हो? पानी को ठंडा करते हो, उबालते हो ना, बॉईल क्यों करते हो? क्योंकि उसके अंदर के जर्म्स मर जाते हैं। उसी तरह से बॉडी क्या कर रहा है? शरीर को उबाल रहा है। हाँ, उबालेगा यानी शरीर में से भाप नहीं निकलेगा, यू विल नॉट इवोपरेट एंड गो अवे। बहुत हाई लेवल हो गया। ओके, यहाँ पे बॉडी क्या करता है ना, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया को अनकंफर्टेबल फील हो, और बैक्टीरिया इतना तेजी से अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाए, अपने टॉक्सिन से रिलीज नहीं कर पाए, डिवाइड ना हो पाए। बट जब ये टेम्परेचर बहुत देर तक ज्यादा ऊंचा रहता है ना, तो ब्रेन कैन नॉट फंक्शन, सेरिब्रम गेट्स अफेक्टेड। इसीलिए फिर 2 या 3 घंटे के बुखार के बाद शरीर को पसीना देना ही होता है और बुखार को कम करना ही होता है। इसलिए तुम्हारा डॉक्टर भी बोलेगा ठीक है दवाई खाओ, उसके बाद चादर ओढ़ के सो जाओ। क्यों ऐसा बोलते हैं चादर ओढ़ के सो जाओ? क्योंकि तुम चादर ओढ़ेगा तो और तुमको पसीना आएगा, जितना पसीना आएगा टेम्परेचर फटाफट नीचे कम होएगा बेटा। सो स्वेट जो है ना, स्वेट का मेन फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन, एंड यस उसके साथ साथ यहां पे स्वेट एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है। एक्सक्रीशन में ये सारे कचरे को बाहर निकाल रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक हमने जो डिस्कस किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड है। अब वैसे ही शरीर के अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी है। सेबेशियस ग्लैंड, क्या बायो के वर्ड्स होते हैं, मजा आ जाता है। सेबेशियस ग्लैंड, sebaceous gland, my dear students, you should know it is responsible for releasing one oil like secretion called as sebum. इसीलिए sebaceous gland को oil glands भी बोलते हैं। आसान भाषा, तेरी मेरी भाषा में बोले, देख तू भी इसी देश में जन्मा है जिस देश में अवस्थी सर जन्मा है, और हम सब एक दूसरे को जानते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो देखो टॉपिक कैसा साउंड करता है। ऑयल यानी तेल, ग्लैंड यानी ग्रंथि। तेल बनाने की ग्रंथि हमारे चमड़ी के अंदर है, यानी कुदरती तौर पे कुदरत ने हमको चमड़ी के अंदर तेल बनाने की बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्री दी है। क्या अमेजिंग ना, तेल बनाने की फैक्ट्री। बचपन से बहुत सारा फैक्ट्री लगा दिया गॉड ने। ये सो ये तेल बनाने की फैक्ट्री है। दिस इज अ स्मॉल ग्लैंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑयल लाइक सीक्रेशन कॉल्ड एज सीबम। अब सवाल, स्वेट ग्लैंड जो होता है ना पूरे स्किन में होता है, पर स्किन में खास करके फेस पे, पाम्स में और सोल में यानी पैर के नीचे। अब पैर उठा के तो दिखाऊंगा नहीं तुझे मैं, ओके वो तू समझ आया कर बेटा। इसलिए पता है बहुत से लोगों को चेहरे पे, हाथ और पैर में बहुत पसीना आता है। पसीना ज्यादा यहां पर फील होता है, अंडर आर्म्स में भी फील होता है, वहां पर भी बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स है बेटा। ओके अच्छा, कुछ लोगों को हाथ और पैर से हद से ज्यादा पसीना आता है। ऐसा क्यों आता है, इसका क्या इलाज है, तू ढूंढेगा और कमेंट सेक्शन में लिखेगा। हम इस बारे में बात करेंगे आगे। जब मेडिकल लेक्चर्स बनाऊंगा ना, तो एक एक मैकेनिज्म को खोद खोद के ना पूरा का पूरा उसका स्वाहा कर देंगे, फूक देंगे उसको बेटा। नाउ हियर व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो इज, उसी तरह से कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारा फेस ऑयली हो जाता है। से टच करते हैं हम, छी चिपचिपा। अब फेस ऑयली क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे चमड़ी के अंदर ना ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। अब बच्चों बात ये है, इसका उल्टा सोचो, अगर ये ऑयल नहीं होता, हमको बड़ी चिढ़ होती है ऑयल से, फिर हम तरह तरह के फेस वॉश ये वो सब लगाते हैं, और फिर टीवी पे तरह तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, कंपनी वाला मेरे पीछे भागेगा, बोलेगा अवस्थी सर हाय 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 हाय। वैसे भी लोग बोलते हैं अवस्थी सर हाय हाय, आधी अधूरी बातों को सुन सुन के बोलते हैं अवस्थी सर हाय हाय, फिर अवस्थी सर भी आके बोलते हैं हाँ हाय हाय। ठीक है, अब यहाँ मेन बात यह है कि तरह तरह के फेस वॉश ये सब आते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आइडियली स्पीकिंग तुम प्लेन वाटर और सोप से अगर अपने फेस को क्लीन करो, इट इज एब्सोल्युटली ओके। इतने महंगे महंगे तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी, योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू द इंडिकेटेड लोकल एप्लीकेशन, बट यू डोंट हैव टू गो फॉर दिस फैंसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स व्हिच इज आइडियली बीइंग शोन। उसमें से आधे से ज्यादा प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ नाम पूरता होते हैं बेटा, बहुत कम ही प्रोडक्ट्स, हाँ उसमें उनमें भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बेटा। ओके, अब यहाँ मेन बात ये हो रही है बच्चों,
कि हमारा फेस जब ऑयली हो जाता है ना तो हमको बड़ी चिढ़ हो जाती है। चिढ़ने का नहीं, ऑयल निकलना चाहिए, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तो निकलना चाहिए, इतना भी ज्यादा नहीं निकलता ना कि तू ऑयल निकलेगा, ये वाह तेल मिल गया, चलो बाल में भी लगा लो स्टाइल कर लो इतना ज्यादा थोड़ी निकलता है, फेस ऑयली हो जाए थोड़ा बहुत निकलना है, निकलने देने का। उल्टा सोच, इसका क्या काम है, अगर ये नहीं निकलता तो स्किन ड्राई हो जाता, ड्राई हो जाता तो ड्राई स्किन फट जाता, ड्राई स्किन फट जाता अगर उसमें क्रैक्स होने लगते, माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स, तेरे को दिखेगा नहीं फटा हुआ, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्रैक्स हुए। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्रैक्स हुए, ये तो वही हो गया, बैक्टीरिया ने तेरे स्किन के बाहर खड़े होकर बोला खुल जा सिम सिम, स्किन खुल गया ना, क्रैक हो गया, तो बैक्टीरिया अंदर आएगा धूम मचाएगा बेटा। सो इन्फेक्शंस कैन एंटर इनसाइड योर स्किन एंड यू कैन गेट स्किन इन्फेक्शन। इसीलिए ऑयल ग्लैंड्स का होना जरूरी है। ये क्या करते हैं, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। दिस इज द नेचुरल मॉइस्चराइजर और द फेस वॉश दैट गॉड हैज गिवन अस। फिर भी हमको आर्टिफिशियल पोतना है, सब कुछ पोतना है। हाँ ये लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, पाउडर लगाओ, हाँ परफ्यूम लगाओ, ठीक है, ये उपटन लगाओ, हल्दी लगाओ, कोयला लगाओ, जो लगाना, चारकोल भी आ गया आजकल नया, लगाते रहो, बहुत अच्छा है। ओके फाइन। ना ये जो सीबम है ना, सीबम के अंदर क्या क्या कचरा होता है, तो सीबम के अंदर तरह तरह के वैक्सेस निकलते हैं, तरह तरह के स्टीरॉल्स निकलते हैं, और बेटा हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं। तो सीबम के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट होते हैं, ये हमको याद रखना है बेटा। ओके चलो मूविंग ऑन। इसके अलावा पूरे के पूरे स्किन में हम लोग क्या देखते हैं, हेयर फॉलिकल है और हेयर है। ओके हेयर का भी फंक्शन सेम है। एक तो हेयर क्या करता है, हमारे एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है, हमारे पूर्वज तो पूरे के पूरे बाल वाले थे। सो से क्या, पर्यावरण का जो हवा है, धूप है, प्रेशर है, सो स्किन, हेयर और नेल्स क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन, बाहर का कवच का काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ये सारे फैक्टर्स है। और इंसानों में बाल कम हो गए क्योंकि नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, तो कहीं ना कहीं कुदरत ने सोचा कि ये अपना बंदोबस्त, एडेप्टेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, कपड़े, एसी, हीटर, ये सब कुछ ना कुछ कर करा के हमारे जिस हिसाब से लाइफस्टाइल हुआ है, तो नेचुरल प्रोटेक्शन हमारा कम हो गया। फिर भी कुछ कुछ हिस्सों में बाल हैं जो इस बात का सबूत है कि हम हमारे जानवर वाले पूर्वज से विकसित हुए हैं बेटा। ओके ऑलराइट मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम है लंग्स। सर लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ? हाँ लंग्स एक्सक्रीट नहीं करता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट गैस है। लंग्स क्या करता है मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर को भी एक्सक्रीट करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे वोलेटाइल सब्सटेंस को भी एक्सक्रीट करता है जो कि स्पाइसी फूड में होते हैं। तेल, मिर्च, मसाले वाला ये सब जो तुम खाते हो ना, उसमें से अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, ओके, तो उसको लंग्स निपटा देगा, उसको निकाल देगा बॉडी से। 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स फेंकता है 1 मिनट में। एमसीक्यू में पूछेंगे, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बचा लास्ट पार्ट। अब हमारे शरीर में एक कॉमेडियन ऑर्गन है, कॉमेडी करने वाला ऑर्गन। सर कॉमेडी करने वाला कौन है? हाँ ये जॉनी लीवर, बॉलीवुड के आर्टिस्ट जॉनी लीवर अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, मेरे फेवरेट है। ओके हाँ वैसे इसको ऐसे याद रखो कि हमारे बॉडी में देयर इज दिस ऑर्गन कॉल्ड एज लीवर। ओके अब लीवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है। अब लीवर क्या करता है, स्टूल्स और फीसेस बनाता है। अब एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुन। ये हमारे बॉडी का आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी 120 दिन की जिंदगी लिखा के आया होता है। 120 दिन के बाद हमारा आरबीसी टूटता है, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। हीमो मींस ब्लड, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। और ये हीमोलाइसिस कहां होता है? ये हीमोलाइसिस होता है स्प्लीन में। सर स्प्लीन क्या है? स्प्लीन हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे होता है, सो इट इज लेफ्ट एब्डोमेन ऑर्गन। और स्प्लीन का काम है जितने आरबीसी बूढ़े हो चुके हैं, जिसका 120 दिन खत्म हो चुका है, उसको मार देना। इसलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान, समझ रहा है। हमारे पेट में यहाँ लेफ्ट साइड पे एक ऑर्गन है स्प्लीन, आरबीसी की उम्र होती है 120 दिन। हमारे बॉडी में बहुत सारे आरबीसी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आरबीसी। जिन जिन आरबीसी का 120 दिन खत्म हो जाता है, स्प्लीन उसको मार देता है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। सोचो आज के यो बायो क्लास में अवस्थी सर ने क्या सिखाया। अवस्थी सर ने तुमको ये सिखाया कि तुम्हारे शरीर के अंदर कब्रिस्तान है, बाहर जाके किसी को बताना नहीं। मम्मी मम्मी बॉडी में कब्रिस्तान है, कौन सिखाया? वो दाढ़ी वाला तांत्रिक अवस्थी सर। नाम बदनाम होगा ना बेटा, मन में रखने का, ठीक है। सो हमारे बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में स्प्लीन है। स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि सारे आरबीसी को मार देता है। अब कहानी ये है, हर पल तू और मैं बात करें ना, हर पल हमारे बहुत सारे आरबीसी टूट रहे हैं, अभी भी टूट रहे हैं, डेथ हो रहा है उनका अपने बॉडी में। सर आरबीसी का डेथ हो रहा है, बहुत दुख की बात है। इस दुख में भी एक सुख है। दुख में सुख ये है कि अगर पुराना आरबीसी मर रहा है तो नया आरबीसी बन भी रहा है। नया आरबीसी बनता है हड्डी के अंदर नरम मटेरियल में, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो दो तरह के होते हैं, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो फैट्स बनाता है, रेड बोन मैरो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाता है। वाह सर क्या नॉलेज है, यानी हमारा खून हमारे हड्डी के अंदर बनता है। यस, रिमेंबर। ओके, सो बोन मैरो है ना, कंटिन्यूअसली ब्लड फॉर्मेशन करते रहता है बेटा। बट हम बात कर रहे हैं ब्लड डिस्ट्रक्शन की। तो आरबीसी टूटता है 120 दिन के बाद, और जब भी आरबीसी टूटता है ना तो एक कचरा बनता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। अब सवाल ये है कि सर मेरे को ना एक डाउट है, और मुझसे कई बार है ना बच्चों ने पूछा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। बाय द वे हमारा इंस्टाग्राम चैनल है यो बायो, यो_बायो, ढूंढ लो, अवस्थी सर मिल जाएगा तुमको वहां पे। तो बच्चे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर एक डाउट है, मैं कैरेट खाया रेड कलर का, मूली खाया रेडिश खाया व्हाइट कलर का, अगर मैं रेड कलर का खा रहा हूं तो मेरा स्टूल रेड कलर का क्यों नहीं है? अगर मैं व्हाइट कलर का खा रहा हूं तो स्टूल व्हाइट कलर का क्यों नहीं है? क्यों ऐसा है? मैं खाना अलग अलग रंग का खाता हूं पर मेरा स्टूल हमेशा एक रंग का है। Why the stool color is always fixed as yellowish brown? सेम ऐसा सर मैं अलग अलग फूड अगर ड्रिंक करूं, ओके लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल कैरेट जूस रेड कलर का, मिल्क व्हाइट कलर का, बट यूरिन का कलर पेल येलो। अब यूरिन का कलर पेल येलो यूरोक्रोम की वजह से, यूरोक्रोम में भी बिलिरुबिन होता है बेटा। अब स्टूल का कलर भी बिलिरुबिन की वजह से। अब पूरी कहानी घूम के यही आती है। हमारा आरबीसी अपनी उम्र लिखा के आया 120 दिन की। आरबीसी टूटने के बाद बिलिरुबिन नाम का कचरा बनता है। अब इस कचरे को बाहर फेंकने का काम दो जन का है। जिस तरह से हमारे बिल्डिंग में झाड़ू वाला झाड़ू वाली होती है ना, वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे इस घर में झाड़ू वाला है और झाड़ू वाली है। झाड़ू वाली चिड़नी चाची और झाड़ू वाला लीवर चाचा। चिड़नी सॉरी चिड़नी नहीं, एग्जाम में चिड़नी पिड़नी लिखा ना मार देना, किडनी। ये जो किडनी चाची है ना, इसका झाड़ू मारने का स्टाइल अलग है। ये क्या करती है ना, पहले पानी लेती है, एक बाल्टी मार देती है, सारे कचरे को पानी में घोल के बहा देती है। अंडरस्टैंड इन अवर बायोलॉजिकल लैंग्वेज। फालतू बात नहीं कर रहा अवस्थी सर, बहुत काम की बात कर रहा है, बड़े आसान भाषा में बात कर रहा है। सो द स्टाइल ऑफ किडनी इज टू डिसॉल्व द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को पानी में डिसॉल्व करके यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक देगा, यानी यूरिन बनाने का काम किडनी का है। लीवर क्या करता है ना, सारे के सारे बिलिरुबिन को लेता है, अनडाइजेस्टेड फूड में मिक्स करता है। अब अनडाइजेस्टेड फूड का कलर कुछ भी रहने दे, उसमें जैसे ही बिलिरुबिन मिक्स होता है ना, स्टूल का कलर हो जाता है ब्राउनिश येलो। तो आज के बाद कोई भी तुझसे पूछा ना कि हमारे स्टूल का कलर कांस्टेंट क्यों है, यूरिन का कलर कांस्टेंट क्यों है, बिलिरुबिन, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन होता है। ये बिलिरुबिन आया कहां से? आरबीसी के मरने की वजह से आया। सो इस बिलिरुबिन को बाहर फेंकने का काम लीवर का है। बिलिरुबिन के साथ एक और केमिकल बनता है जिसका नाम है बिलीवर्डिन, इसको भी लीवर बाहर फेंकता है। ओके, बॉडी में जितना कोलेस्टेरॉल है, एक्सेस ऑफ कोलेस्टेरॉल, इसको भी बाहर फेंकेगा। जितना डिग्रेडेड यानी डिस्ट्रॉयड स्टेरॉइड्स है, लीवर इसको भी बाहर फेंकता है। जितने ड्रग्स हैं और जितना टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं, इन सारे वेस्ट को लीवर उठा के हमारे बॉडी के बाहर फेंक देता है। इसलिए लीवर भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये बात समझ में आई बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ऑलराइट, सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने मेन शुरुआत में हमने डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ यूरिन, फिर हमने डिस्कस किया मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स,
फिर हम चले गए साउथ अमेरिका, जहां हमने वैम्पायर की बात किया बेटा। फिर उसके बाद हम लोग आए एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, यानी बचे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, जहां हमने स्किन के बारे में बात किया। स्किन में स्वेट ग्लैंड है और सेबेशियस ग्लैंड है। उसके बाद फिर हम लोग गए नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स के ऊपर, और उसके बाद हमने लीवर के बारे में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चों ये लेक्चर तुमको समझा है। हम लोग आगे भी जितना हो सकेगा उतना बायो कम्युनिटी को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल मेक इट अ पॉइंट दैट दिस सब्जेक्ट रिमेन्स एज पैशनेट एज वी बिलीव। इस सब्जेक्ट में हमेशा इतना ही आकर्षण रहे जितना आकर्षण हम मानते हैं, और ये आकर्षण बढ़ते ही जाएगा बेटा। सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू।